नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी इस समय एकदम फुल फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की क्या ताकत है, उसका एक बार फिर से कल पता चल गया जब आधी रात को सरकार जो है वो बैकफुट पर आ गई। आपको याद होगा कल पूरा दिन ये खबर सोशल मीडिया पर चलती रही, हमने भी इस पर डिबेट की, शो किया कि संसद के बाहर पत्रकारों को एक पिंजरे में कैद कर दिया गया, संसद के अंदर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी विरोध किया, तमाम पत्रकारों ने, तमाम रिपोर्टर्स ने इसका विरोध किया। लेकिन गोदी मीडिया के एंकरों और संपादकों की हिम्मत नहीं हुई कि अपने रिपोर्टर्स के लिए आवाज उठा दे। लेकिन राहुल गांधी ने इसकी आवाज उठाई। पिंजरे में कैद रिपोर्टरों से राहुल गांधी न केवल मिलने के लिए पहुंचे, बल्कि संसद के अंदर इन रिपोर्टर्स के लिए, इन पत्रकारों के लिए आवाज उठाई और तुरंत ओम बिरला को एक्शन लेना पड़ा। और कल ही उन तमाम पत्रकारों के साथ ओम बिरला ने मीटिंग की, मुलाकात की, बातचीत की और उसके बाद फैसला लिया गया कि जो रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है। तो अब पत्रकार जा सकेंगे संसद परिसर के अंदर, बाइट ले सकेंगे। और आज सुबह से ही आप देख रहे होंगे कि तमाम बाइट एएनआई पर और भी तमाम चैनलों पर कि अंदर संसद परिसर के अंदर कई नेताओं की बाइट जो है वो सामने आई है। तो कल ही आप देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की क्या ताकत है। जो लोग कह रहे थे कि क्या ही हो गया अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए, सरकार नहीं बदली है और अभी भी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो ये ताकत होती है नेता प्रतिपक्ष की और ये सभी को पता चल गया। और इसके अलावा कल जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनको किस तरह से एक्सपोज कर दिया गया, क्या कुछ हुआ है कल सदन में, बेहद ही मजेदार बातचीत भी हुई। तो सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने भी कल बहुत अच्छे से आवाज उठाई, हमने कल 2 बजे का शो किया और उसके बाद राहुल गांधी ने संसद में आवाज उठाई और ये फैसला वापस ले लिया गया। तो क्या कहेंगे सर इस फैसले पर। और सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी की बाइट, छोटी सी बाइट है, सुनवा देना चाहूंगी, इसके बाद आपकी टिप्पणी लेंगे। मुझसे तो बोले ना। एक सेकंड हाँ, एक सर बेचारे। हाँ। सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द मत बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप, मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नहीं नो, मैं बताऊँ। सर नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें क्योंकि वो बड़े डिस्टर्ब। तो सर ये नॉट बेचारे मीडिया वालों को आखिरकार अंदर आने दिया गया है, क्या कहेंगे। देखिए निधि, मैं एक शिक्षक के रूप में किसी भी अध्यापक में या छात्र में या किसी नागरिक में जबकि उसकी श्रेष्ठता का निर्णय लेता हूं, मैं देखता हूं उसके रिफ्लेक्स एक्शंस कितने फास्ट हैं। और आप देखिए, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वक्ता हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे टीचर हो, रिफ्लेक्स स्लो रिफ्लेक्सेस हैं या फास्ट रिफ्लेक्सेस हैं। देखिए राहुल गांधी ने ये जो बात करी, बेचारे, अच्छा अब ये स्पीकर महोदय बेचारे किस लिए मना करना चाह रहे थे, अनपार्लियामेंट्री है या बेचारे का मतलब निरीह है या बेचारे का मतलब क्यों उन्होंने आपत्ति की, मुझे खैर समझ में नहीं आया। लेकिन अगर निरीहता को बेचारा कहा जाता है तो निरीह तो थे वो पत्रकार। भाई उन पत्रकारों को, और जिस प्रकार से आपने देखा कि उनको बंद कर दिया। अच्छा आज के तारीख में निधि, सारा का सारा नैरेटिव अपोजिशन के हाथ में है। एक दिन आप देखिए जिसमें नैरेटिव बीजेपी के पास में हो या मोदी जी के पास में हो या अमित शाह जी के, सारा का सारा नैरेटिव, संजय राउत ने नैरेटिव छीन लिया जब उन्होंने कहा ये नॉन बायोलॉजिकल बजट है। अब नॉन बायोलॉजिकल, अच्छा सारा नैरेटिव राहुल गांधी ने छीन लिया जब उन्होंने चक्रव्यूह का पूरा वर्णन किया। देखिए मुझे भी नहीं पता था, लेट अस बी वेरी फ्रैंक। बताते हैं कि जब राहुल गांधी पदयात्रा में चल रहे थे, उनके साथ एक गेरुए वस्त्र में साउथ के एक बहुत पहुंचे हुए संत चल रहे थे। चक्रव्यूह के बारे में जब उन्होंने राहुल गांधी से चर्चा की तो राहुल गांधी ने कन्विंस कर दिया और वो संत जो है मानने लगे कि इस आदमी को तो बहुत ज्ञान है।
माने जिस चीज का ज्ञान हम लोगों को नहीं है, किसी को थोड़ा सा ज्ञान फाइनेंस का है, किसी को थोड़ा सा ज्ञान जर्नलिज्म का है, किसी को इकोनॉमिक्स का है, राहुल गांधी हर फील्ड में पारंगत है। और जिस प्रकार से उन्होंने चक्रव्यूह की बात की और जिस प्रकार से मीम्स बन रहे हैं और सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, हर समाज के अंग को जिस प्रकार से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरा गया था, उसी प्रकार समाज के हर अंग को इस चक्रव्यूह में घेर दिया गया है। और ये राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात करी, ये अभिमन्यु मरेगा नहीं, ये चक्रव्यूह तोड़ेगा और चक्रव्यूह तोड़ के बाहर निकलेगा। संजय राउत ने एक और बात कही थी, देखिए सारा नैरेटिव अपोजिशन के पास है। उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं आप समर्थन मूल्य दीजिए किसानों को, और निर्मला सीतारमण जी ने समर्थकों को मूल्य दे दिया। इसको कहते हैं राजनीति की बारीकी, इसको कहते हैं किस प्रकार से अपोजिशन वाले सत्ता पक्ष को। अब राजनाथ सिंह अग्निवीर के बारे में, अरे जितना ज्यादा अग्निवीर के बारे में चर्चा करोगे और जितना ज्यादा उसमें क्लैरिफिकेशन दोगे, उतना ज्यादा राहुल गांधी का नैरेटिव पक्का होगा। क्योंकि जो भी, देखिए मैं मानता हूं कि अगर अग्निवीर योजना का कोई समर्थन करता है, या तो उस आदमी के पास दिमाग नहीं है या उस आदमी के पास दिल नहीं है। एक और चीज निधि मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से रोज रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, मेरे को इसके अंदर एक षड्यंत्र नजर आ रहा है सरकार का। सरकार रेल को निजी हाथों में सौंपना चाहती है, इसलिए जानबूझ के ये दुर्घटना करवा रही है, जिससे कह दे कि साहब हमारे बस का नहीं है, अबानी अंडानी को दे दीजिए। कानून व्यवस्था को नहीं सुधारना चाहती है, कल ये कह देगी कि निजी हाथों में दे दीजिए आप कानून व्यवस्था, ये कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे और गुंडे बदमाशों को रखेंगे और उसके बाद ये कानून व्यवस्था को ठीक कर देंगे। आरएसएस के लिए तो उन्होंने रास्ता खोल ही दिया है। अरे आप खुद सोचिए निधि, अगर किसी सरकारी अधिकारी की, पुलिस अधिकारी की किसी राजनीतिक दल से प्रतिबद्धता होगी, वो न्याय कैसे करेगा? भाई आपके और मेरे जो विचार हैं उसके बारे में तो सब अवगत हैं। हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट इंदिरा जी के जमाने में भी थे, अटल जी के जमाने में भी थे और आज भी हैं। और कल अगर राहुल गांधी की सरकार बनेगी, हम तब भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहेंगे। हम कमजोरियां जाहिर करेंगे, क्योंकि ये मेरा धर्म है। अच्छाई बताने वाले लाखों करोड़ों चमचे मिल जाते हैं, बुराई बताने के लिए, कमियां बताने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। निंदक नये राखिए, सारे जोखिम उठाते हुए हम निंदा करेंगे, आज भी करते रहे, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज के तारीख में राहुल गांधी ने वास्तविकता में, जिसने भी राहुल गांधी का भाषण सुना है, जिस प्रकार से उन्होंने विपक्ष को, सभापति महोदय को बांध के रखा और जिस प्रकार से उनके रिफ्लेक्स एक्शन थे, उससे लगता है बिल्कुल स्पष्ट है अब उन्होंने जिस समय जरूरत थी अपने रूप को दिखाने की, वो रूप उन्होंने उस समय दिखाया है कि बेटा कर लो, मुझे पप्पू बना लो, तुम पैसा खर्च कर लो, पैसा लुटा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन जिस दिन मौका आएगा 100 सुनार की और 1 लुहार की, ऐसा हथौड़ा मारूंगा कि चिपक जाओगे। अभी तो बेईमानी करके चुनाव आयोग के माध्यम से तुम चुनाव जीत गए हो, वरना इंडिया अलायंस की 310 सीटें हैं। आज भी राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, क्योंकि वो देश में मोहब्बत की अलग जगा रहे हैं और देश को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। और ये देखिए, पत्रकारों से ये मीटिंग का भी विजुअल है वो सामने आया है। कल देर रात पत्रकारों से मुलाकात हुई और उसके बाद ये समाधान हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या अब इन एंकरों को या इनके संपादकों को शर्म आएगी, जिन्होंने पिछले 10 साल में राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के नेताओं को एंटी नेशनल बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में जी जान लगा दी। आज इन्हीं रिपोर्टर्स के लिए किसी भी सत्ताधारी दल ने आवाज नहीं उठाई, किसी भी नेता ने आवाज नहीं उठाई, बल्कि राहुल गांधी ने उठाई और उन्होंने किया
ये सब कुछ मीडिया के लिए, ये जानने के बावजूद कि मीडिया कभी भी उनकी परिपक्वता के तौर पर उनको नहीं दिखाएगा और जो उनके आका कहेंगे वही करेगा। इसके बावजूद राहुल गांधी ने ये सब कुछ किया। क्या आपको लगता है कि कुछ शर्म अभी भी बची होगी? नहीं, शर्म तो नहीं आएगी। देखिए, शर्म ना आने का कारण है, पहला कारण यह है कि सारे के सारे गोदी मीडिया बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है, नंबर एक। और ये सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। तो जब सारी सरकार गोदी मीडिया की वजह से चल रही है और गोदी मीडिया सरकार की वजह से चल रही है, तो इनको शर्म कैसे आएगी? अच्छा देखिए, एक बिल्कुल स्पष्ट बात निधि समझ लीजिए, आप यूट्यूब चैनल्स का और एक गोदी मीडिया के इकोनॉमिक मॉडल का कंपैरिजन कर लीजिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े एयर कंडीशनिंग के सेट्स हैं, लोगों की तनख्वाहें हैं, कारों से आने जाने का खर्चा है, लाखों में तनख्वाहें हैं, बिजली का खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, माने खर्चे उनके हैं 100 गुने, आमदनी है नहीं। तो आमदनी को बढ़ाने के लिए उनको चाहिए एडवर्टीजमेंट्स। अच्छा, जब तक सरकार की पेशबंदी, एक मैं गोदी मीडिया वाले के पत्रकार जो उनके मालिक हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, कह रहे साहब हमारे यहाँ तो 3% केवल सरकारी एडवर्टीजमेंट चलती है, हमारा बजट। अरे तुम्हें जो प्राइवेट वाले भी, ये जो गुटके वाले और मसाले वाले तुम्हें एडवर्टीजमेंट देते हैं ना, इसलिए देते हैं कि उन्हें सत्ता को खुश रखना है। तुमने एक त्रिगुट बना रखा है, सरकार का, गुटके वालों का और पत्रकारों का। तो इन्हें अपने खर्चे चलाने, देखिए लेट अस बी वेरी फ्रैंक, आपके खर्चे उनकी तुलना में बहुत कम है, इसलिए आप सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके एडवर्टीजमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। सब कुछ इंटरनेट से हो रहा है, दर्शक आपको पसंद कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, आप जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन कल आप ही 500 करोड़ की एक बिल्डिंग बना लीजिए और उसमें 2000 आदमियों को अपॉइंट कर लीजिए और उसके बाद कारें और दुनिया भर के खर्चे बोल लीजिए, आपको भी शर्म नहीं आएगी। अभी तो इसलिए शर्म हमको और आपको आती है। हमारा केवल एक कर्तव्य है, इस देश के प्रति जो हमारा ऋण है उसको वापस करना। इसके अलावा हमारा कोई धर्म, कोई कर्तव्य नहीं है। हम किसी के प्रति हमारा कोई समर्पण नहीं है। अगर राहुल गांधी या अखिलेश यादव भी जनहित के खिलाफ काम करेंगे, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हमें न किसी से 1 रुपया चाहिए, न किसी की चाय पीनी। बिल्कुल ठीक बात है सर। और एक और वीडियो है स्पीकर ओम बिरला का। कल राहुल गांधी बहुत ज्यादा मजे लेने के मूड में थे। जब भी ओम बिरला जी कुछ भी कह रहे थे तो वो तपाक से जवाब दे रहे थे। एक वीडियो और मैं दिखाना चाहूंगी, काफी ज्यादा वायरल है। एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, एक और मैं फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ सर। ऑफ है सर? नो सर दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो? प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर। नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखे रहा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर, ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो देखो आ गई। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लगाने देंगे सदन में। सर फोटो गलत तरीका है। नो सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपको। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक देखा आपने सर कैसे जब भी राहुल गांधी फोटो उठा रहे थे कैमरा घूम जा रहा था और वो बार बार बोल भी रहे कि कैमरा बंद हो जा रहा है, कैमरा बंद हो जा रहा है। तो क्या कहेंगे सर कि बार बार स्पीकर ओम बिरला इसी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं, इसके बाद भी वही चीजें करते हैं? उनकी मजबूरी है।
देखिए, उनकी मजबूरी है, जैसे गोदी मीडिया की मजबूरी है, वैसे ही सभापति महोदय की मजबूरी है। सभापति महोदय ने राहुल गांधी से कहा कि आप लीडर अपोजिशन हैं, आपसे अपेक्षा है, आपके पद से कुछ अपेक्षाएं हैं। मान्यवर महामहिम स्पीकर महोदय, आप ही स्पीकर हैं, आपसे भी देश अपेक्षा करता है, पंच परमेश्वर की तरह काम कीजिए। जब दाईं तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हुए बात करते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो तने तनाए और बिल्कुल लड़ने के मूड में बात करते हैं। अरे ठीक है, आप एक पार्टी की वजह से आज सत्ता में बैठे हैं, लेकिन इसके बाद अगर आप इस आसन की मर्यादाओं को पालन नहीं कर पा रहे हैं तो लीडर अपोजिशन को मर्यादाओं की कैसे बात करने देंगे? भाई राहुल गांधी सीधी सी बात, देखिए मैं अगर संसद में होता तो मैं तो भगवान शिव की और सबकी यहां फोटो अपने सीने में लगा के जाता, रोक लो तुम। और जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो अपने हिसाब से, भाई अपने जो मेरा इष्ट हैं, मेरे इष्ट जो हैं मेरे दिल में रहते हैं, भगवान मेरे दिल में रहते हैं, उनको दिखाना और ये दिखाना कि आप जिनको हलवा खिला रहे हैं, आप किसको हलवा खिला रहे हैं? राहुल गांधी ने यह कहा उसमें एक ओबीसी दिखा दीजिए, एक दलित दिखा दीजिए, एक आदिवासी दिखा दीजिए। सारा का सारा हलवा आप कुछ लोगों को खिलाने के लिए बैठे हुए हैं। आप तो संविधान की हत्या करते हैं, इसीलिए हम घर कार्यक्रम में कहते हैं जय संविधान। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सिद्धांत हैं उनके खिलाफ काम करना चाहते हैं, इसलिए हम आपका, तो आप लीडर अपोजिशन को तो ज्ञान बहुत ज्यादा दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। मान्यवर आपसे जो अपेक्षा है उसका ध्यान रखिए। जब मैं शिक्षक होता हूं निधि, यहां मैं चलिए कुछ भी बात कर लूं, जब मैं क्लास के अंदर होता हूं और ऑडियंस में होता हूं और बच्चे मेरे सामने बैठते हैं, मैं ये देखता हूं कि बच्चे एक टीचर के अंदर क्या देखना चाहते हैं। मेरी एक भी गलत भाव भंगिमा मेरे को बच्चों की आंखों से पता चल जाएगा कि वो पसंद नहीं कर रहे हैं उसको। और यहां तो सारे के सारे 233 बच्चे ये कह रहे हैं कि मान्यवर आप पक्षपाती हैं, आप टोकते हैं, आप म्यूट करते हैं, आप कैमरा हटाते हैं, आप पंच नहीं हैं, आप न्यायप्रिय नहीं हैं, आप जो है पक्षपाती हैं। और जैसे राहुल गांधी ने कहा था, ये कमल रूपी चक्रव्यूह ने समाज के हर अंग को परेशान कर रखा है, जकड़ रखा है, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे महिलाएं हो, आपने सबको चक्रव्यूह में फंसा दिया है। और हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़कर बाहर निकालें, और चक्रव्यूह बनाने वाले ये जो दुष्ट महारथियों ने कौरव पक्ष के घेर रखा है, इस बार अभिमन्यु जीते और वो हारे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे सर आप। और कल जो है स्पीकर महोदय ने एक और बहुत बात कही अजीब सी। उन्होंने कहा राहुल गांधी से संसद में किसान मिलने आए और उन्होंने संसद परिसर में मीडिया से बात की, बाइट की, जो कि नियमों का उल्लंघन है। तो वो ये बताएं कि जब पिछले साल महिला आरक्षण बिल पर सारी बॉलीवुड अभिनेत्रियां आई थी, संसद परिसर में मीडिया से बातचीत की थी, तो क्या वो मीडिया का और ये नियमों का उल्लंघन नहीं था क्या? देखिए, सभापति चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, वो निष्पक्ष नहीं है। लेकिन देखिए, इतनी ज्यादा गिरावट व्यवहार में और जिस पद पे आप बैठे हैं उसकी मर्यादाओं को कायम न रखना, ये बिल्कुल एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बुरा समय माना जाएगा। कभी अमित शाह खड़े हो जाते हैं कि साहब हमको संरक्षण चाहिए, कभी राजनाथ सिंह कहते हैं कि अग्निवीर पे मैं बात करूंगा। अरे राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि जो मृत अग्निवीरों को पैसा मिल रहा है वो इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है। अरे लाखों लोग अगर अग्निवीर कंट्रीब्यूशन करेंगे और सरकार उसमें कंट्रीब्यूशन करेगी और उसमें 4-5 लोगों को हताहत हो जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, तब भी फायदे में रहेगी। सवाल तो यह है कि सरकार क्या कर रही है? पंजाब सरकार दे रही है पैसा, दिल्ली सरकार दे रही है, केंद्र सरकार क्या पैसा दे रही है? तो असली मुद्दा यह है कि इन लोगों ने देश की, हम लोग जो अपेक्षा करते हैं कम से कम कि जो पंच की कुर्सी पे बैठा हो उसके व्यवहार से, उसके बॉडी लैंग्वेज से ये न लगे कि वो पक्षपाती है, लेकिन ये लोग पक्षपाती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वास्तविकता में जिस प्रकार से सुल्तानपुर में किया, एवरी डे ही स्टीलिंग द हेडलाइन, सारा का सारा नैरेटिव आज की तारीख में राहुल गांधी के चारों तरफ घूम रहा है। और इस समय सत्ता के पक्ष के पास
कोई नैरेटिव नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक और खबर आज सुबह से ही तहलका मचा रही है कि यहाँ पर जो देश की जनता है उससे सरकारी बैंकों की वसूली इतनी ज्यादा हो रही है। मिनिमम बैलेंस ना होने के नाम पर सरकारी बैंकों ने भारी जुर्माना वसूला है और 5 साल में जनता से 8,500 करोड़ रुपए वसूले हैं। इसको लेकर जो है सुबह से ही विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है कि सरकारी जो बैंक है वो भी जनता का पसीना निकालने में, जनता की खून पसीने की कमाई निकालने में जरा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या कहेंगे सर, 8,500 करोड़ रुपए, वो भी केवल 5 साल में? भाई निधि, ये सोचिए, ये जो गरीबों के बैंक अकाउंट खुलवाए थे, इसका मकसद क्या था? ये क्यों खुलवाए थे? जिसका सबसे ज्यादा क्रेडिट लेते हैं। नंबर 1 इसलिए खुलवाए थे कि जब ये नोटबंदी करेंगे और पूंजीपति मित्रों के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए बैंक अकाउंट्स की जरूरत होगी, तो 250 रुपए में लाइन में लगा के गरीबों को इन्होंने उन्हें दिहाड़ी दे दे के अपने सारे नोट ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया। भाई आप खुद सोचिए, एक गरीब आदमी जो बेचारा किसी प्रकार से अपनी रोजी रोटी कमा के अपना जीवन यापन करता है, वो मिनिमम बैलेंस कैसे मेंटेन करेगा जब उसकी कमाई नहीं है? अकाउंट तो खुलवा दिया आपने, 5 किलो अनाज दे दिया, उसकी आमदनी है नहीं, बैंक अकाउंट में पैसा रख नहीं सकता, जो पैसा बेचारा खर्च कर देता है अपनी दिनचर्या में। उसके बाद वो मिनिमम बैलेंस पे उस पर चार्ज लगा दीजिए, उस पर फाइन लगा दीजिए, उसको पैसा काट लीजिए। मैंने अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे, किसी भी इकोनॉमिस्ट, किसी भी अर्थशास्त्री के लिए, अरे तुम देश के मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को अगर चूस लोगे, देश की अर्थव्यवस्था तो बर्बाद हो जाएगी। लाखों लोग, हिंदुस्तान के पूंजीपति, बड़े बड़े लोग विदेश में जाकर विदेश छोड़ के भाग रहे हैं। अमेरिका में हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट यहां के हिंदुस्तानियों ने किया है, क्योंकि ये बात पहले से हम लोग कहते आए हैं। अगर किसी भी देश के अंदर, हम अफगानिस्तान में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाएंगे बताइए आप पाकिस्तान में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाएंगे? इसलिए नहीं लगाएंगे कि वहां पे अनरेस्ट है, वहां पे रिलीजियस अनरेस्ट है, और आपने 10 साल के अंदर रिलीजियस अनरेस्ट के अलावा कुछ किया ही नहीं है। अरे यहां तो इन्वेस्टमेंट तब करेगा ना जब कहेगा कि यार तुम्हारा फ्रिज खोल के ये नहीं देखेंगे कि किस चीज का मीट है ये। और जिस तरह से कांवड़ यात्रा में अभी पकड़े गए हैं लोग, शराब के वहां पे पूरे धंधे चल रहे हैं, वहां पे गांजे का धंधा चल रहा है, वहां ड्रग्स का धंधा चल रहा है, और भगवान महादेव जो है मेरे इष्ट है, उनको बदनाम कर रहे हैं आप, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तो योगी जी को थोड़ा दिखाना पड़ा, अपना नाटक करना पड़ा कि साहब वो जो करेंगे उनको हम ये कर देंगे, उनको वो कर देंगे। आपने, क्योंकि उनको जो ये अब्दुल भाई को ये परेशान करना चाहते हैं, अब्दुल भाई को तो फायदा ही हो गया, रोज 2 कार ये तोड़ते हैं, उसको बनाने में उनको पैसा मिल जाता है। जी सर। और आज अखिलेश यादव फिर से संसद के अंदर बोले हैं और यूपी हार के को लेकर एक बार फिर से सरकार को जो है घेरा है, और मजाकिया लहजे में क्या कहा है, उनका भी संसद की बाइट आई है, मैं सुनवाना चाहूँ। सभापति महोदय, मैं कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप, अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय दर्द मैं बताता हूँ, बजट पर चर्चा करिए, प्लीज बजट पर सभापति जी, दर्द मैं बताता हूं। देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे।
तो सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोग अपने आप को बहुत ताकतवर कहते हैं, यूपी में इनको जिसने हराया उसे ही नहीं हटा पा रहे हैं और उनको नमस्कार तक नहीं कर रहे हैं। देखिए, यही कल हम लोगों ने डिस्कस किया था निधि। अब बिल्कुल स्पष्ट है वो क्या कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए कि दिल्ली को अगर मजबूत हो जाता, अगर दिल्ली को 300 सीटें मिल गई होती तो जिसकी तरफ अखिलेश यादव इशारा कर रहे थे आज तक वो हटा दिए जाते, क्योंकि इनकी सरकार डिपेंडेंट है दो बैसाखियों पर, और उत्तर प्रदेश में जितने भी सांसद जीते हैं उसमें 80% योगी के साथ हैं। राजा भैया ने सारी पुरानी बातों को भूलते हुए कल योगी जी के पैर छुए। स्पष्ट मैसेजिंग है राजा भैया की। उधर धनंजय सिंह हो गए, उधर राजा भैया हो गए, कि अगर ये आपने नौटंकी की जो दिल्ली के इशारे पर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, हम योगी जी के साथ खड़े हैं। तो योगी जी ने बिल्कुल ऐसी स्थिति पे पहुंचा दिया है आज दिल्ली सरकार को कि न तो हटा सकते हैं न रख सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी परेशानी में पड़े हुए हैं और उनके जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी परेशानी में पड़े हुए हैं। अब योगी जी को नहीं झेल पा रही है, अभी तक तो अखिलेश यादव और राहुल को नहीं झेल पा रहे थे। अच्छा, जितना डिले कर रहे हैं, अब वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, नमस्कार नहीं किया। अमित शाह घूरते रहे, अमित शाह यूं घूरते रहे योगी जी को, योगी जी ने नमस्कार नहीं किया। और जहां उनके राजपूत भाई राजनाथ सिंह गुजरे, उन्होंने प्रणाम करके उनका अभिवादन किया, अमित शाह का अभिवादन नहीं किया। हिंदुस्तान की जनता ने देखा किस प्रकार से, और यही हरियाणा में हो रहा है। किरण चौधरी भी कांग्रेस में वापस आ रही हैं। राव इंद्रजीत सिंह का भी किस्सा जो है चल रहा है, और महाराष्ट्र के अंदर 120 सीटों पे एकनाथ शिंदे अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। राज ठाकरे तो एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। तो ये हर तरफ से घिर रहे हैं। मोदी जी तो मस्ती से पहले रूस घूमने गए, अब यूक्रेन घूमने चले गए। जी सर, और यही फर्क है। आपने अभी सुबह ही खबर देखी होगी कि वायनाड में लैंडस्लाइड हुई है और वहां पे कितने लोगों की मौत हो गई है, और अभी भी जो है कई मौतों की खबर आ रही है। इसका मुद्दा राहुल गांधी ने संसद के अंदर भी आज उठाया, और अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी वायनाड जाएंगे, वहां के हालातों का जायजा लेंगे, उन लोगों से मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिवारों से वो भी, और प्रियंका गांधी भी। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि अभी वहां पर राहुल गांधी पहले सांसद वहां से थे, अब जो है अभी नहीं है। अब प्रियंका गांधी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। तो फिर आप देखिए कि इसके बावजूद वहां पर कोई भी बीजेपी का नेता किसी भी तरह से नहीं पहुंचा हुआ है। मोदी जी तो रशिया में है, और आप देखिए कि राहुल गांधी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर कि इसी तरह के नेता की वाकई में जरूरत है देश को? अरे, बीजेपी के नेता तो मणिपुर भी नहीं गए। बीजेपी के नेता तो गलत नैरेटिव और झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं, जो इन्होंने संदेश खाली के अंदर नैरेटिव क्रिएट किया। और संदेश खाली जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है वहां टीएमसी लंबी मार्जिन से जीती। झूठा नैरेटिव, केवल बदनाम करना, केवल झूठ बोलना, यह नहीं समझना कि भैया वेस्ट बंगाल की सरकार अगर दूसरा इंजन है तो कम से कम है तो इस देश का पार्ट। वहां अगर बंगाली लोग चाहते हैं ममता दीदी को चीफ मिनिस्टर बनाना, तो उनसे दुश्मनी निकालोगे, उनकी बदनामी करोगे। कभी शरद पवार को बेईमान कह देंगे, कभी अजीत पवार को कह देंगे, प्रफुल्ल पटेल को दाऊद इब्राहिम से संबंध, ये संजय राउत ने कहा संसद के अंदर, प्रफुल्ल पटेल से दाऊद इब्राहिम के संबंध निकाल रहे थे। आज वो उनके बड़े सम्मानित नेता हैं उनके गठबंधन के। और जो एक प्रदीप शर्मा या कौन था वो जो वहां एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था महाराष्ट्र का, उसकी पत्नी ने एकनाथ शिंदे शिवसेना ज्वाइन कर ली है। इसलिए इन्होंने अपनी शाखाएं खोली हुई हैं। बीजेपी ना ज्वाइन करे तो शिंदे के यहां करा दो, अजीत पवार के यहां करा दो। मतलब जितने लोग जिनकी हिस्ट्री थोड़ा बाएं दाएं है, उसको अपने सहयोगी दलों में समर्थन लेके, और सब तरह के लोगों को। लेकिन ये वायनाड नहीं जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो उनके रेल मंत्री जैसे जाते हैं रेल दुर्घटना में, केवल नौटंकी करते हैं। इसके अलावा ऐसे रेल मंत्री को तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हर 2 दिन के बाद कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। जी बिल्कुल ठीक बात है सर, और आज की चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, जिस तरह से ओम बिरला लगातार केवल और केवल विपक्षी सांसदों को घेर रहे हैं और इस पर अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार तमाम बयान दे रहे हैं और तमाम तरह से घेर रहे हैं। एक तरह से अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जो ताकत है उसका अंदाजा भी अब सत्ता पक्ष को भी लग चुका है। तो ये तमाम चीजों पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।